ये कहानी उस कपल की है जो अपने शहर से दूर कहीं घूमने आए हुए थे। हस्बैंड ने पहले ही ऑफिस से 5 दिन की छुट्टी ले ली थी। गर्मी के दिन थे और दोनों ने देहरादून जाने का प्लान बनाया और उसके लिए एक बस की बुकिंग कराई गई। बस भी कोई ऐसी वैसी नहीं, वॉल्वो सुपर डिलक्स बस की बुकिंग कराई गई थी। लखनऊ की बांस मंडी से रात 10 बजे की बस थी, जिसके लिए दोनों वक्त से पहले पहुंचने वाले थे, लेकिन किसी वजह से उनको लेट हुआ तो जल्दी जल्दी टैक्सी करके बस पकड़ने के लिए निकले और ड्राइवर को टैक्सी तेज चलाने के लिए कहा। आखिरकार दोनों ने बस पकड़ ली और बस में अपनी सीट कंफर्म करने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी सीट पर पहले से कोई आदमी बैठा था। उन्होंने बस वाले को बताया और उन्हें अपनी सीट मिल गई और बस अपने सफर को तय करने के लिए निकल पड़ी। सफर रात का था तो कंडक्टर ने कहा कि कोई भी अपनी खिड़की नहीं खोलेगा, बाकी टाइम से पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। जैसे तैसे रात कटी और वो लोग देहरादून पहुंच गए। बस में से उतरकर सब लोग होटल ढूंढने में लग गए, क्योंकि कोई भी होटल की बुकिंग ऑनलाइन करवा कर नहीं आया था। 2 दिन तो अच्छे से गुजरे, लेकिन तभी बीवी ने कहा कि मुझे यहां से जाना है। यहां बहुत अजीब अजीब सा महसूस हो रहा है। उसे होटल में बहुत नेगेटिव सा महसूस हो रहा था। तो इसमें पति ने कहा कि हम होटल बदल लेते हैं, तुम्हारा भी तो बहुत मन था घूमने का और अब 2 दिन में ही वापस चलने की बात कह रही हो। तो इस पर बीवी ने कहा कि मुझे सच में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पति मान गया और कहा कि ठीक है, मैं वापस जाने की टिकट बुक करा लेता हूँ और हम आज रात को ही निकल जाएंगे। लेकिन सेम डे की बस उन्हें नहीं मिल रही थी। या तो किसी में सीट फुल थी या टाइमिंग की प्रॉब्लम थी। शाम के वक्त दोनों मार्केट घूमने के लिए निकले तो वहाँ पर एक टूर एंड ट्रैवल वाले पर उनकी नज़र पड़ी और फाइनली उनकी वापसी की 2 टिकट कंफर्म हो गई और रात 10 बजे उन्हें निकलना था। वापस होटल पहुंचकर उन्होंने अपना सामान पैक किया तो होटल से बस तक ले जाने के लिए टैक्सी भी आ गई। दोनों ने सामान टैक्सी में रखा और बस के लिए चल दिए। तभी ड्राइवर ने पूछा, सर आप इस होटल में क्यों रुके थे? क्या आपको किसी ने इसके बारे में बताया था? तो पति ने बोला, नहीं, हमें तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मिल गया होटल। क्यों, कोई बात है क्या? ड्राइवर थोड़ा सा रुका और उसने बोला कि सर आप जिस होटल में रुके थे वो एक हॉन्टेड होटल है। ऐसा कहा जाता है कि इस होटल में जो भी आता है उसके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होने लगती हैं। कोई पागल हो जाता है तो किसी को साया दिखने लगता है। ऐसे ही पिछले साल एक कपल आया था जिनकी नई नई शादी हुई थी, तो वो इसी होटल में ठहरे थे। जब वो आए थे तो एकदम सही थे, लेकिन वापस जाते जाते मैडम बदल चुकी थी। वो इतनी बदल चुकी थी कि वो घर पहुंचते पहुंचते पागल हो गई। आप दोनों मुझे भले इंसान लगते हैं, तो मैं दुआ करूंगा कि आप सही सलामत रहें। इतने में टैक्सी बस स्टैंड पर पहुंच गई और दोनों बस में जाकर सीट पर बैठ गए। दोनों बहुत खुश थे। पति ने बीवी से पूछा कि तुम खुश तो हो ना? तो पत्नी ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया। दोनों पूरे दिन के थके हुए थे तो बस में बैठते ही उन्हें नींद आ गई। रात के 1 बजे के आसपास जब बस रुकी तो सभी मुसाफिरों को कहा गया कि आप यहाँ पर फ्रेश हो सकते हैं और 20 मिनट बाद हम यहाँ से निकलते हैं। बस हाईवे के किनारे किसी ढाबे पर रुकी थी और जैसा कि आपको पता होगा कि ढाबे किसी वीरान जगह पर होते हैं जहाँ से बस हाईवे निकलता है। इसमें बस वालों का कुछ कमीशन होता है अपने मुसाफिरों को ढाबे पर लाने के लिए। खैर, जब सारे मुसाफिर उतर गए तो पति ने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं फ्रेश होकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। वापस आया तो पत्नी ने पूछा कि साफ सफाई तो है ना? मुझे भी फ्रेश होना है। पत्नी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आती तो है, लेकिन हाथ धोने के लिए अंदर साबुन नहीं था। लेकिन बाहर एक हैंडपंप था जहाँ हाथ धो सकते थे। वो हैंडपंप ढाबे की पीछे की तरफ था जहाँ पर बस खेत ही खेत थे। वो हाथ धोने के लिए हैंडपंप पर गई और जैसे ही वो साबुन उठाने के लिए नीचे झुकी, उसके कानों के पास से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो दोबारा साबुन उठाने के लिए झुकी तो उसके बाल हिलने लगे, जैसे कि कोई उसके बालों में फूंक मार रहा हो। उसने डरते हुए अपनी नजर घुमाई तो नजर घुमाते ही उसकी नजर एक जगह पर जाकर रुक गई। सामने खेतों में कोई खड़ा था और इतने अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। डरते डरते उसने अपने पति को आवाज तो जरूर लगाई, लेकिन उसके पति तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही थी। चिल्लाते चिल्लाते उसे खांसी आने लगी। उसने दोबारा उस खेत की तरफ देखा तो वो आदमी जो दूर खेत में खड़ा था वो अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इतना देखते ही वो बेहोश हो गई। 10 मिनट बाद जब पत्नी वापस नहीं आई तो पत्नी ने सोचा कि
देख कर आता हूँ इतना टाइम कैसे लग गया। वॉशरूम में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इतने में हैंडपंप के पास से शोर की आवाज़ आने लगी तो देखा कि उसकी बीवी वहाँ बेहोश पड़ी थी। वो भागा भागा वहाँ गया और चेहरे पर पानी का छिड़काव किया। जैसे ही बीवी को होश आया तो वो रोने लगी और वो कांप रही थी। उसकी गर्दन पर किसी के हाथ के निशान भी थे। पति ने पूछा क्या हुआ तो उसने कांपती हुई आवाज़ में बोला कि वहाँ खेतों में कोई था। उसकी आंखें चमक रही थी और वो मुझे मारना चाहता था। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज़। दोनों बस में बैठे और बस लखनऊ की तरफ निकल पड़ी। उसका शरीर पसीना पसीना हो चुका था तो उसके पति ने पूरे टाइम उसका साथ दिया और हाथ पकड़कर बैठा रहा। जैसे तैसे वो अपने घर पर पहुँचे और जाकर अपने माँ बाप को सब बताया तो उन्होंने कहा तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो, सुबह बात करते हैं। अगली सुबह पति जब अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो बीवी ने कहा कि मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। पति ने कहा सब तो हैं यहाँ घर में, तुम डरो मत। ये कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को जब वो घर आया तो उसकी पत्नी सो रही थी। पति ने खाना वगैरह खाया लेकिन अभी भी वो सो ही रही थी तो पति ने उसे उठाना ठीक नहीं समझा। उसने सोचा कि थक गई होगी, सोने देता हूँ। लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसने नहाना धोना सब बंद कर दिया। वो अपने आप से ही बातें करने लगी। एक दिन जब उसकी बीवी सो रही थी तो करीब रात के 2:30 से 3 बजे उसे ऐसा लगा कि फ्रिज में से कोई आवाज़ आ रही है। उसने उठकर फ्रिज खोला तो 2 हाथ उसमें दिखाई दिए जिन्होंने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो चिल्लाई और रोने लगी। इतने में उसका पति उठा। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि मुझे फ्रिज के अंदर 2 हाथ दिखे और उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा। वो फिर कांपने लगी, रोने लगी तो पति ने उसे आराम से बिस्तर पर बैठाया और सुला दिया। ऐसे ही कई दिनों तक चला और वो अपने आप में ही गुम रहने लगी। ना कुछ बोलती थी, ना खाती थी, ना पीती थी। बात भी करती थी तो अपने आप से करती थी सिर्फ। जब ये सारी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही थी तभी पति ने अपने माँ बाप से दोबारा बात की कि हम एक होटल में रुके थे देहरादून में, जहाँ पर हमें एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि वो होटल एक हॉन्टेड होटल था जहाँ पर पहले भी कोई कपल गए थे और वो पागल हो गए थे। तो पति के माँ बाप ने ज़रा सी भी देर नहीं की और एक पंडित के पास चले गए। पंडित ने आकर उसकी बीवी को देखा और बताया कि इसके ऊपर एक साया है। उसने कहा कि लगातार 13 दिन तक आपको ये चीज़ें करनी है। ताबीज़ पहनाया गया, हवन किया गया और धीरे धीरे पत्नी की हालत में सुधार आया। इस बीच पंडित ने कहा था कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, सब साथ में खाना खाएंगे, साथ में सोएंगे। 13वें दिन जब पंडित घर पर आया तो उसने देखा कि हालत में काफ़ी सुधार है। तो उसने पूरे घर का शुद्धिकरण किया और तब से लेकर आज तक किसी भी तरह की कोई भी घटना सामने नहीं आई है। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं भी घूमने के लिए जाएं तो अपने होटल की टिकट पहले से ही करवा कर जाएं और उसके बारे में रिसर्च ज़रूर कर लें, उसकी रेटिंग पढ़ लें, उसके कमेंट्स पढ़ लें, उसके बारे में लोकल लोगों से पूछ लें ताकि ऐसी कोई घटना आपके साथ ना हो पाए। कभी भी किसी हॉन्टेड जगह की बात होती है तो सबसे पहले जिक्र किया जाता है भानगढ़ किले का। भानगढ़ के बारे में अलग अलग कहानियाँ सुनाई जाती हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ दोस्तों की कहानी सुनाऊंगा जिनका सामना उस खौफ से हुआ जो हम सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। कुछ दोस्त राजस्थान में रणथंभौर गए हुए थे। वहाँ से घूमकर जब वो जयपुर की तरफ वापस आ रहे थे तो बीच में रास्ता पड़ता है जहाँ पर एक बोर्ड पर एरो के निशान के साथ लिखा हुआ है भानगढ़ 30 किलोमीटर। दोस्तों ये कहानी एक सच्ची कहानी है जो शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। सारे दोस्तों ने जब उस बोर्ड पर भानगढ़ लिखा हुआ देखा तो सारे दोस्तों ने तुरंत भानगढ़ घूमने का मन बना लिया। वो कहने लगे कि हम भी तो देखें ऐसा क्या है वहाँ जो हर कोई इसकी बातें करता है। रात को 1 बजे बोर्ड के सामने खड़े होकर भानगढ़ जाने का फैसला लिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ बस एक ही एंट्री है, लेकिन कोई भी बाउंड्री नहीं है। कोई भी आराम से कहीं से भी घुस सकता है और मेन एंट्री पर सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस वाले तैनात रहते हैं, क्योंकि लीगली आप वहाँ पर सिर्फ 5 बजे तक ही घूम सकते हैं और उसके बाद वहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाता है। सारे दोस्त 30 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद भानगढ़ में मेन गेट के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ना कोई सिक्योरिटी गार्ड था और ना कोई पुलिस वाला। जब वो सारे दोस्त अंदर जाने लगे तो उन्हें कहीं से सीटी की आवाज़ आई।
मेन गेट के पास एक पीपल का पेड़ है जिसके किनारे ही उन्होंने अपना चेक पोस्ट बनाया हुआ था जहां से वो नज़र रखते हैं। सारे दोस्तों को जब रोका गया तो सबने सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट की कि बस एक बार इन्हें जाने दिया जाए, हम भी देखना चाहते हैं कि जो भी यहाँ के बारे में बोला जाता है वो सब सच है या कोई ड्रामा है। सब ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगे तो गार्ड ने कहा कि फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो थाने में बंद कर देंगे, तुम्हारे जैसे लोग बहुत आते हैं यहाँ। ये सारे दोस्त जब वापस जाने लगे तभी इन्हें थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी एंट्री दिखाई दी जो कि अनऑफिशियल एंट्री थी। जहाँ से जाना वैसे तो अलाउ नहीं था, लेकिन वहाँ कोई गार्ड नहीं रहता था तो आराम से जा सकते थे। सारे दोस्तों ने प्लान बनाया कि इतनी अंधेरे में तो किसी को दिखाई नहीं देगा और हम यहाँ से बचते बचाते अंदर किले तक पहुँच जाएंगे। अब इतनी दूर तक आए हैं तो घूम कर तो जाएंगे। उनमें से 2 दोस्त थोड़े डर रहे थे, लेकिन बेइज्जती होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाए और हाँ में हाँ मिला दी। गाड़ी साइड में लगाकर अंदर जाने को हुए तो जो सबसे समझदार दोस्त था उसने कहा कि वीडियो बना लेते हैं, और मोबाइल निकालकर 2 दोस्त वीडियो बनाने लगे और सोचने लगे कि आज तो यहाँ का सच सामने ला के ही रहेंगे। लेकिन इन दोस्तों से एक सबसे बड़ी गलती 30 किलोमीटर पहले ही हो चुकी थी। जब सारे दोस्तों ने भांगड़ आने का मन बनाया था तो इन्होंने खाने के लिए एक मिठाई खरीदी थी, और वही मिठाई इनमें से एक के बैग में रखी हुई थी और वो बैग अब भी इसके कंधे पर लटका हुआ था। ये लोग अब धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगे। वहाँ आसपास कोई आवाज़ नहीं थी, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। जब ये लोग काफ़ी अंदर की तरफ आ गए तो वहाँ पर इन्हें कुछ कुत्ते दिखाई दिए। एक ऐसी जगह पर जानवर होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि किसी भी कुत्ते ने इनके ऊपर नहीं भौंका। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद चाहते हों कि ये सब लोग अंदर जाएं। दूसरी साइड ये लोग सोच रहे थे कि अगर इन कुत्तों ने भौंका और पुलिस आ गई तो सब थाने में बंद हो जाएंगे। कुत्तों ने भौंका नहीं तो वो लोग और आगे बढ़ने लगे। सारे दोस्त एक साथ ग्रुप में चल रहे थे क्योंकि सबको कहीं ना कहीं डर लग रहा था। धीरे धीरे जब ये आगे जाने लगे तो इनमें से किसी एक का पैर पत्थर पर पड़ा और कुछ आवाज़ हुई, और वो आवाज़ रात के सन्नाटे में बहुत तेज सुनाई दी थी। लेकिन सब दोस्तों ने तसल्ली रखी कि बस हम ही हैं, हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। इतने में 2 दोस्त वापस भागने लगे और उनके साथ साथ बाकी के दोस्त भी भागने लगे, क्योंकि आप उस चक्कर में सब भूल जाते हैं, बस आप वहाँ से निकलना चाहते हैं। बाहर निकलने के बाद सारे दोस्त एक साथ हुए और एक दूसरे से कहने लगे कि यार कुछ भी नहीं है वहाँ, लोगों ने बेवजह की बातें बनाई हुई हैं, कोई भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं है यहाँ पर, सब झूठ है। वो लोग गाड़ी तक आए और जयपुर की तरफ निकले। गाड़ी चलते चलते काफ़ी देर हो चुकी थी तो उनमें से एक दोस्त ने अपने बैग में से खाने के लिए कुछ निकालना चाहा, क्योंकि अंदर किले में कुछ बैठकर खाने का मौका ही नहीं मिला था। जैसे ही उसने बैग खोलकर मिठाई देखी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने हाथ मार के बंद डब्बे में से मिठाई निकालने की कोशिश की हो, जबकि किसी भी दोस्त ने उस बैग को खोला तक नहीं था। उन्हें समझ आ गया था कि अंदर उनके साथ कुछ तो हुआ है जिनकी उन्हें भनक भी नहीं हुई। जयपुर पहुंचने के बाद उन्होंने कई लोगों से पूछा और इंटरनेट पर सर्च किया तो उन्हें पता लगा कि ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है कि कोई वहां अगर मिठाई लेकर गया तो किसी ने उस मिठाई के डब्बे को फाड़ दिया हो, उसने खाने की कोशिश की हो। आपको भले ही कुछ ना दिखाई दिया हो, लेकिन आपकी मिठाई उन प्रेतों को पसंद आ जाती है। तो अगर आपको ऐसा कोई एडवेंचर करने का मन है तो भांगड़ मिठाई लेकर ज़रूर जाना, क्या पता कोई प्रेत आत्मा आपके साथ आपके घर तक आ जाए। तो दोस्तों, अगर आपकी भी ऐसी कोई कहानी है या आपको ऐसी कोई कहानी पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, अब हर रोज़ रात 8 बजे आपको एक नई हॉरर कहानी सुनने को मिला करेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रमन दिल्ली में प्राइवेट फर्म में नौकरी करता था। आज जब ऑफिस में आया तो कुछ अनमना सा मन था, किसी काम को करने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऑफिस 7 बजे तक खुला रहता था। रमन ऑफिस से निकलने ही वाला था कि घर से फ़ोन आया। रमन की बहन सरला रो रही थी। सरला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रमन का दिल बैठा जा रहा था। भैया जल्दी आ जाओ, पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या? रमन चीखा। कब, कैसे? रमन ने पूछा। अभी थोड़ी देर पहले सीने में दर्द हुआ, डॉक्टर आए तो उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने हार्ट अटैक बताया था। मैं आता हूँ, रमन ने कहा। ऑफिस से घर पहुंचकर रमन ने जल्दी जल्दी सामान पैक किया
उसके रूममेट ने जब उससे पूछा तो उसने जल्दी जल्दी सारी कहानी बताई और छुट्टी का आवेदन पत्र पकड़ाकर घर से निकल गया। शाम से ही बारिश हो रही थी, काले बादल आसमान में घुमड़ रहे थे। 8:30 बज गए थे बस स्टैंड पहुंचते पहुंचते। अचानक अंधेरा छा गया, बिजली कड़कने लगी और शाम से लुका छुपी करते करते बादल वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बरसने लगी। बस स्टैंड पर दुकानें लगाने वाले अपनी दुकानें समेटकर भागने लगे। बस 4-6 ही यात्री बस स्टैंड पर खड़े थे जिन्हें जाना बहुत ज़रूरी था। रमन अपने पिता के ख्यालों में खोया हुआ था, सबसे छोटा था। माँ छोटी उम्र में ही हम सभी को पिताजी की गोद में डालकर भगवान को प्यारी हो गई थी। पिताजी ने माँ और पिता दोनों बनकर हमारी परवरिश की थी। 2 भाई और 1 बहन थे हम। पिताजी रमन को बहुत प्यार करते थे। रमन पढ़ने लिखने में होशियार था, जबकि बड़े भाई गलत संगत में रहकर अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे। पिताजी ने उनकी शादी कर दी थी। बहू आ जाएगी तो शायद बुरे दोस्त और बुरी संगत से छूट जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें भाभी के आने के बाद भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ। पढ़ाई पूरी होने के बाद रमन को नौकरी मिल गई और रमन दिल्ली आ गया। अभी वो विचारों के समंदर में गोता लगा ही रहा था कि बारिश जोर जोर से होने लगी। ऐसा लग रहा था कि पानी पूरा शहर ही निकल लेगा। तभी बस की तेज रोशनी और हॉर्न की आवाज़ से हड़बड़ाकर अपने पिताजी के विचारों से जागा। एक बस उसके सामने खड़ी थी। अरे अब कोई बस नहीं आएगी, कंडक्टर चिल्लाया। ये 23 वाली बस है क्या, भरतपुर जाएगी? रमन ने पूछा। कंडक्टर ने कहा हाँ बैठ जाओ। रमन बस में चढ़ा। अंधेरा गुप्त था, कुछ यात्री पहले से बैठे थे। बस मिलते मिलते रात को 10 बज चुके थे। बारिश रुकी नहीं थी, सब जगह बिजली गुल थी। अंधेरा होने के कारण रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसने सोचा अब तो 12 बजे के बाद ही पहुंच पाऊंगा। रमन एक यात्री के पास बैठ गया। उस यात्री ने रात को काला चश्मा लगाया हुआ था। रमन ने सोचा कैसा आदमी है, रात को भी चश्मा लगाकर बैठा है। रमन ने उससे पूछा भाई साहब आप कहाँ जाओगे? उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में कंडक्टर रमन के पास आया। रमन ने भरतपुर तक टिकट बनाने को जैसे ही कहा वो चौंक गया। कंडक्टर के बहुत लंबे लंबे नाखून थे, मुंह आधा जला हुआ था और आंखें नहीं थीं। रमन की हालत खराब हो गई, डर से थर थर कांपने लगा। वो चिल्ला रहा था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसने पलटकर देखा, सभी यात्री उसकी ओर बढ़ रहे थे। सबके सब भयानक दिख रहे थे। किसी की आंख, किसी का एक हाथ गायब था। बहुत ही डरावना दृश्य था। अचानक भयंकर हंसी गूंजी और वो कंडक्टर गुर्राया, अब तुम नहीं बचोगे। चारों तरफ बस में हंसी की आवाज गूंजने लगी। अचानक रमन को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति ने उसे खींचकर बस से बाहर धकेल दिया हो। सुबह हुई, रमन की आंख खुली तो वो सड़क के किनारे पड़ा था। उसका सर बहुत जोर से दर्द कर रहा था और रात की घटना सोचकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सही सलामत है। चलती बस से धकेलने पर भी उसे कुछ नहीं हुआ। तभी एक कार गुजरी और उसमें बैठे आदमी ने जब रमन को सड़क किनारे बैठा देखा तो कार रोककर पास आया। क्यों भाई, क्या हुआ है, यहाँ क्यों बैठे हो? रमन ने बताया कि कल रात मैं एक बस में भरतपुर जा रहा था। वो शायद भूतिया बस थी या मेरा भ्रम होगा, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा और मुझे मेरे पिताजी के क्रियाक्रम में जाने में देर हो रही है। उस व्यक्ति ने सहारा देकर रमन को उठाया और उसने कहा कि मैं भी भरतपुर जा रहा हूँ, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। रमन उसके साथ उसकी कार में बैठ गया। उसने बताया कि मैं विवेक हूँ, मैं भरतपुर में ही रहता हूँ, पेशे से वकील हूँ। वैसे तो मैं इस रास्ते से कभी आता नहीं, लेकिन मैंने लोगों से सुना है कि रात को करीब 11 बजे एक 23 नंबर की बस गुजरती है। वो भूतिया बस है, जो उसमें चढ़ता है वो बचता नहीं है। कोई लापता हो जाता है तो किसी की लाश मिलती है। विवेक की मदद से रमन भरतपुर पहुंच गया। विवेक ने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि कभी भी कोई काम हो तो मुझसे संपर्क कर लेगा। बहन का रो रो कर बुरा हाल था। रमन का ही इंतजार हो रहा था। गांव वालों की मदद से सारी सामग्री का इंतजाम हुआ। बड़े भाई ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उसके पास रुपए नहीं है। रमन ने ही पिता का देह संस्कार किया। रात जब वो अकेला बाहर लेटा था तभी एक साया सामने दिखा। वो चीखने ही वाला था, तभी पिता की आवाज उभरी, बेटा रमन। रमन रोने लगा। जो आंसू अभी तक उसने दबा कर रखे थे वो सामने आ गए। पिताजी, आप हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? रूठे कंठ से रमन ने पूछा। बेटा, मैं मरा नहीं, मार दिया गया। रमन के मुंह से निकला, क्या? बेटा, तुझे मालूम नहीं है कि तेरा बड़ा भाई सुरेश गलत संगत में पड़ गया था। शायद मुझसे ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी तुम लोगों की। रमन बेटा, मैंने सुरेश को सुधारने की हर संभव कोशिश की, कई जगह प्रयास करे, उसकी नौकरी लगवाई, लेकिन वो कहीं भी नहीं टिका।
दिन भर आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता और शाम को दारू पीता। मैंने सोचा कि शादी कर देता हूँ, शायद सुधर जाएगा। जिम्मेदारी का बोझ बड़े बड़े को सुधार देता है। मेरे दोस्त की बेटी पीहू, जो काफ़ी समझदार थी, उसे इस नालायक के लिए दुल्हन बना लाया। कोयले को मैंने सोना पकड़ा दिया। बेचारी की किस्मत मेरी वजह से खराब हो गई। मुझसे पैसे लेने के लिए तेरी भाभी को ही हथियार बनाता ताकि मुझ पर दबाव पड़े और मैं उसके अनाप शनाप खर्चों के लिए पैसे दूँ। मैं उसे पैसे दे दिया करता, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि ये ठीक नहीं कर रहा है। वो मेरी कमज़ोरी समझकर बहू को मोहरा बना रहा है। मैंने वकील को बुलाकर अपनी वसीयत बनाई, जिसमें 3 भाग किए, तेरी भाभी, तुम्हारा और सरला का। और वसीयत मैंने अपने दोस्त मुरारी के पास रखवा दिया था। लेकिन जब सुरेश को यह खबर मिली तो वह मुझसे झगड़ने लगा। घर में रात दिन कलेश होने लगी। उसने वसीयत मुझसे मांगी। मैंने उसे नहीं बताया कि वो कहाँ रखी है। 2-4 दिन उसने पूरे घर को अस्त व्यस्त कर दिया वसीयत की तलाश में। फिर 1-2 दिन वो बहुत अच्छे से रहा, जिससे लगे कि वह सुधर गया हो। उसके इन सारे हथकंडों के बाद भी अगर बात नहीं बनी तो एक दिन वो फर्जी वसीयत बनवा लाया और मेरे हस्ताक्षर के लिए जोर डालने लगा। मैंने साइन करने से जब मना कर दिया तो वो कहीं से केरोसिन तेल ले आया और तेरे भाभी पर डाल के आग लगाने लगा। तब मैंने दर्द से दस्तखत कर दिए। उस फर्जी वसीयत में पूरी जायदाद उसने अपने नाम लिखा ली थी। मुझे गहरा सदमा लगा और मेरे सीने में दर्द शुरू हुआ। मैं नीचे गिर गया। बहू घबराकर सबको बुलाने गई, तब तक सुरेश ने मेरा मुंह तकिए से दबा दिया। पर पिताजी सरला ने बताया था कि डॉक्टर ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताई थी। रमन के पास अब भी बहुत सवाल थे। हाँ बेटा, उसने डॉक्टर को पैसे दिए थे और गांव में ही पोस्टमार्टम कराया था। पिताजी, जब मैं बस से आ रहा था तो मुझे बचाने वाले आप थे क्या? जिस बस से तुम घर को चले थे वो बस भूतिया थी। करीब 4 साल पहले उस बस में आग लग गई थी। सभी यात्री जलकर मर गए थे। हर किसी में कुछ ना कुछ वासना थी। सब अकाल मृत्यु के आगेश में आ गए थे। इसलिए वो हर किसी राहगीर को यात्री बनाकर अपना शिकार बनाते थे और अब इस खेल में उन्हें मजा आता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।